दोस्तों, डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में साजिद अवान दोबारा हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट जर्मनी से ज्वाइन करते हैं प्रोफेसर असलम सैयद साहब, और इस दफ़ा भी ऐसा है कि सर को हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि जी लास्ट टाइम कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका पे एक सेशन डॉक्टर राहत साहब के साथ हो तो गया था से हासिल, फिर हमें कुछ ऐसा लगा कि जो तिश्ने की रह गई है, जो क्वेश्चंस अब दोस्तों के आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए इस पे थोड़ा सा एक सेशन और कर लिया जाए। तो सर इस हवाले से एक तो मैं आपको तहे दिल से वेलकम करता हूँ, और दूसरा से ये कि हम ये कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, एक सवाल ये है कि क्या अमेरिका की कॉलोनाइजेशन कभी हुई भी थी या नहीं, एक। दूसरा ये कि अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, अब हम चूंकि खुद कॉलोनाइज हुए, इंडिया पूरा मतलब 80% वर्ल्ड कॉलोनाइज हो गई, तो ये दो चीजें मैं सर जानना चाहता हूं कि एक अमेरिकन कॉलोनाइजेशन और इंडियन कॉलोनाइजेशन की क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे, दूसरा अमेरिकन और नॉन अमेरिकन वर्ल्ड की कॉलोनाइजेशन में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, इस तरफ जरा सर इस पे जरा रोशनी डालिएगा सर। ठीक है जी, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो वर्ड है ना कॉलोनाइजेशन, सर ये इसमें भी एक सीक्रेट है। व्हाई डिड दे यूज द वर्ड? इट गिव्स द इंप्रेशन जी सर कि जिस जगह को हम कॉलोनी कहते हैं वहां पे कोई आबादी नहीं थी, ना एग्रीकल्चर थी, ना कोई चीज थी। वो एक बिल्कुल बैरन सा इलाका था जिसको हमने इरिगेट किया, जिसमें हमने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। तो इसलिए बाय इम्प्लीकेशन इट बिकम्स आवर राइट टू ओन एंड ऑपरेट इट। सर सबसे पहली तो ये आप जहन में रखें कि लफ्ज कॉलोनी इन इटसेल्फ जी सर shows that there is somewhere invisible hidden right for the colonizer not only to do what they have done but also to continue doing it. पहली बात सर। दूसरी बात ये कि हमें ये तासुर दिया जाता है कि कॉलोनीज 3 किस्म की हैं सर। एक कॉलोनीज तो वो हैं जो वाकई इलाके टोटली अननोन थे, टोटली अनसेटल्ड थे, उन पे जाके लोगों ने आबादी की। कुछ हिस्से हैं उसमें साउथ अमेरिका के, कुछ हिस्से नॉर्थ अमेरिका के, कुछ ऑस्ट्रेलिया के, कुछ न्यूजीलैंड के, इनमें कुछ हैं, सब नहीं। सर दूसरे वो हैं कि जो कहते हैं कि जहां पहले लोग थे लेकिन उनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोट एंड कोट दे वर नॉट सिविलाइज्ड, तो वी टॉट देम how to live a civic life, a better life, a life that guarantees happiness and human rights, etc., etc. बाद में डेमोक्रेसी भी आ गई, सब कुछ आ गया उसमें। ये है वो कॉलोनीज जो आपको नजर आती हैं साउथ एशिया में, अफ्रीका में, टू सम एक्सटेंट साउथ अमेरिका में। अब एक तीसरी किस्म है जो अमेरिका की है सर, वो ये है कि they colonize themselves. Most of this European stock which had migrated to the उस वक्त तो United States नहीं थी, to the American continent. उसमें स्पेन के लोग थे, उसमें फ्रांस था, उसमें ब्रिटेन था, यूरोप के लोग थे। ये तमाम लोग for one reason or the other, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उससे जाके ये वहां आबाद हो गए थे। अब हर एक जो कम्युनिटी थी उसकी ये थी कि वी शुड होल्ड ऑन टू व्हाट वी हैव, क्योंकि आइडिया ये था कि पेरेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। ये हमेशा कॉलोनीज का रहा है सर, कि जो हम जगह छोड़ के आए हैं, अगर इसमें कोई इनकम है तो इट शुड गो बैक टू फ्रांस, अगर इसमें कोई लायबिलिटी है तो पीपल in the colony should be responsible for that. तो अगर आपने कोई जंग लड़ी है तो उसके टैक्सेस अमेरिकन कॉलोनीज देंगी, अगर आपको कुछ कर्जा देना है तो अमेरिकन कॉलोनीज देंगी। दिस वाज ट्रू ऑफ स्पेन, ऑफ फ्रांस, ऑफ ब्रिटेन, एवरीबॉडी। तो अपने ही लोगों को
नेटिव इंडियंस को अगर आप निकाल दें, उनको इग्नोर कर दें, तो काफी जो नेटिव पॉपुलेशन थी उन पे टैक्सेस करके इन्होंने इनको कॉलोनाइज किया। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको ये नजर आएगा इसमें। इसलिए मैंने शुरू में एक लेक्चर में बताया था कि इनकी सिमिलैरिटीज नॉर्थ अमेरिका में खास तौर पे इतनी थी कि ऑल दोस पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच वर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड इंग्लैंड, उन्हीं के नाम से पार्टीज इस इलाके में मौजूद थी। उस वक्त इंग्लैंड में 2 पार्टीज थी, ऑलवेज हैड दैट। असल के प्राइम मिनिस्टर किसका होगा, टोरीज और विग्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये दोनों पार्टीज अमेरिका में भी थी उस वक्त, और टोरीज कंजर्वेटिव थे, दे वर सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश। बल्कि वो इन जो अमेरिकन की टर्म तो बाद में आई है, जो उस वक्त सेटलर्स थे उनको कहते थे कि ब्रिटेन इज गुड फॉर अस और इसको यहाँ रिटेन करो, रहने दो इनको यहाँ पे। दूसरे जो थे विग्स थे, वो कहते हैं ठीक है, अगर ये रहना चाहते हैं तो दे शुड ट्रीट अस लाइक दे आर ट्रीटिंग देयर पॉपुलेशन इन इंग्लैंड। उन पे ये टैक्स कोई नहीं लगा सकते अनलेस दे आर रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन आया था इस नजरिए से कि वेयर शुड वी पुट एन एंड टू दैट। ये डोंट वरी अबाउट दिस टेलीफोन कॉल, सॉरी इफ इट इज डिस्टर्बिंग यू, नो प्रॉब्लम। तो ये बात थी, असल में जो टसल थी वो ये थी कि दे आर नॉट ट्रीटिंग अस एट पार। ये थी, ये जो आपका पहला सवाल था, उसमें ये डिफरेंस क्या था। हमें कॉलोनाइज नहीं किया इन्होंने, हमें तो ऑक्युपाई किया है। सही। As India or South Asia, or for that matter even many parts of Africa, and wherever they went, North Africa में, they were in many ways much more developed than these countries. At least in terms of agriculture, in terms of infrastructure. So they exploited that. But since the terminology was always coined and it was circulating, so they started calling it French colonies of North Africa, British colonies of India. So ये term use हो गई. Neither there was any land which you could call virgin land or barren land. हाँ, नए तरीके जरूर इंट्रोड्यूस किए। ये इरिगेशन पहले भी होती थी, अगर आप मुगलों की हिस्ट्री पढ़ें तो नहरें उस वक्त भी निकाली जाती थी, बिल्कुल यहाँ से उनका इस्तेमाल होता था। तो ये अंग्रेजों ने ये जो कैनाल कॉलोनीज जिनको कहा है, खास तौर पे हमारा जो अपर पाकिस्तान का एरिया है पंजाब का, उसको कॉलोनाइजेशन एक्ट बनाया, वो किया सारा कुछ। तो ये मतलब नहीं कि वहां पहले फसलें नहीं होती थी या वहां नहरें नहीं थी, लेकिन उसको चूंकि आपने जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करना था amongst the people that you liked or who were supporting you, so that's why this terminology was coined. So we have to be very careful in looking at history कि ये कॉलोनीज जब हम कहते हैं, अमेरिकन कॉलोनीज, इंडियन कॉलोनीज, अफ्रीकन कॉलोनीज, name could sound the same but implications and procedures they were different. अब आपका दूसरा सवाल कि ये 13 कॉलोनी से ये 52 तक कैसे पहुंचे। इसके लिए जो वर्ड है वो है वेस्टवर्ड मूवमेंट। जी सर। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स भी जिसको सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिशियंस भी सपोर्ट करते हैं। This actually deserves to be discussed thoroughly because all these things that the world faced in the 20th century and facing even now at the hands of the Americans, their secret is hidden in this movement. 13 colonies were mostly confined to what today in America is called East Coast. Yes, Eastern Coastal area. Coast of the Atlantic Ocean. क्योंकि यूरोप से करीब था तो इसलिए वहीं पे ज्यादा सेटलर्स आए थे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि the rest of the country, both in Canada and what is today the United States, there were no people living there. It was wilderness. No, people lived there. Not only Native Americans lived there. There were Spanish,
colonies. This whole area that we know as California today, and most of South America, including Texas, was part of Spanish possessions. तो इसलिए अगर कभी आप वहां पे जाएं तो आपको नाम भी स्पेनिश नजर आएंगे. जी सर. यानी ये बड़ी मशहूर ये रोड है कमीनो रियल, which simply means के रॉयल रोड, जहाँ पे वो लॉस एंजलिस का लफ्ज है. ये तमाम लफ्ज, सान होजे, ये तमाम आपको स्पेनिश वर्ड्स नजर आएंगे क्योंकि they were the settlers there. और वो उनकी पोजेशन में थी. कुछ हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा बल्कि दरमियान में, उसमें से इन्होंने फिर बड़ी स्टेट्स बनाई. दैट वाज हेल्ड बाय द फ्रेंच. तो वो नेपोलियन ने उसको सेल किया टू थॉमस जेफरसन, और दैट इज कॉल्ड लुसियाना परचेज. और उसमें अभी भी आपको फ्रेंच असरात नजर आएंगे इन आर्किटेक्चर, इन कुजीन, इन कल्चर. बड़ा आपको ये अमेजिंग एरिया है जिसमें you will feel the aroma and the sounds of French influence in that part of the United States. और तीसरा of course था ब्रिटिश. बाकी जर्मनों की कोई पोजेशन नहीं थी वहां पे, लेकिन जर्मन बहुत बड़ी तादाद में सेटल हुए थे. उसकी एक मैं आपको मिसाल देता चलूं, शायद हमारे सुनने वालों को और कुछ स्कॉलर्स को इस बात का इल्म है या नहीं है. सर. जिस वक्त इन्होंने ये डिसाइड करना था कि हमारी जुबान कौन सी होगी इस मुल्क में जो हमने आजाद करवाया है अंग्रेजों से, कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, तो टसल था बिटवीन जर्मन एंड इंग्लिश. बिल्कुल ठीक. बराबर वोट थे. बिल्कुल ठीक. उससे अंदाजा लगता है कि कितने जर्मन स्पीकिंग लोग रहते होंगे यहाँ पे. तो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना वोट इन फेवर ऑफ इंग्लिश डाल के, दिस इज द लेजेंड, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज ट्रू, लेकिन दिस इज व्हाट इज मोस्टली बिलीव्ड, he opted for English, and that's how English became the official language of the United States of America. अच्छा, अब आपका सवाल है तीसरा हिस्सा इसका. जी सर. तीसरा हिस्सा जो है वो साइकोलॉजिकल है सर. जो कॉलोनाइज्ड हों, जी सर, वो दूसरों को कॉलोनाइज क्यों करते हैं? जी जी सर, ये एक बड़ा सवाल बनता है सर कि वो अमेरिकन जिन्हें जो खुद कॉलोनाइज रहे, उन्होंने आज पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर लिया. तो ये उसमें मैं आपको बताता हूँ सर. ये एक तो ये कि ये तकरीबन हर परसिक्यूटेड कम्युनिटी की फितरत है. Whether that community was really persecuted or not, या उनको ये तासुर है कि we were persecuted. Persecuted communities, when they come into power, instead of learning some lessons from their own past, two things operate on their minds. One, why were we persecuted? Mostly what comes to their mind was because we were superiors. We were better in thoughts, in ideas, in everything than those people. They were jealous of us. They didn't like our progress, and that was the reason that they discriminated us and they persecuted us. This superiority complex is transferred into power politics when they attain power. Then they feel that, yes, now it's the time to establish our superiority over the rest of the people or over the people that we have conquered. इसकी classic example आप देख लीजिए, इजराइल की है. I mean, there is no doubt about it that 20th century, I mean, you can start it from the 19th century, लेकिन 20th century में, this was one of the most persecuted communities in the world.
जो इनके साथ नाटसीज के दौर में हुआ. इवन अमेरिका में अप टिल 60s दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. इसकी बेशुमार एविडेंस है हमारे पास, उनकी हिस्ट्री की, शॉर्ट स्टोरीज की, नॉवेल्स की शक्ल में बहुत कुछ है, बड़ा लिटरेचर है इस पे. बट व्हेन दीज पीपल कम इनटू पावर, when they have a base, instead of thinking what they went through and they should not do that to others, Yeah. ये उनसे भी बदतर साबित हुए. उन्होंने तो हाँ, हद कर यानी जो फिलिस्तीनियों के साथ इन्होंने किया है, जी सर, ऐसा तो इनके साथ नाटसीज ने नहीं किया था. जी जी, ये वही इन्होंने दीवारें खड़ी की, वही कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए इन्होंने. Exactly, they did the same thing. So that goes with the America. अब अमेरिका की साइकोलॉजी का हमारे पास रिटन प्रूफ्स हैं उनके. So that I would like to share सर, with some of you. सर, पहली बात, आपको याद होगा एक बुक आई थी शुरू में, when the Americans were fighting their war of independence, जिसको ये कहते हैं, हालांकि उसमें the word independence was never used, but anyway. टॉम पेन था एक, उसने एक छोटी सी बुकलेट लिखी जिसका नाम था कॉमन सेंस. जी, उसका थीसिस क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है वो. उसका थीसिस ये है कि जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम बिल्कुल ऐसे आए हैं जैसे कुछ लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए थे. बाकी पूरा जहान डूब गया, वो बच गए, और उन्होंने फिर नई दुनिया आबाद की. और न्यू वर्ल्ड का लफ्ज सबसे पहले इस बुकलेट में आपको मिलेगा कि वी कैन स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन. वी हैव बीन गिवन द ऑप्शन ऑफ बीइंग इन द न्यू वर्ल्ड. वहां से ये शुरू हुआ सिलसिला. और बल्कि डिपिक्ट किया गया फ्रीडम फाइटर्स जो थे इनके, लाइक जॉर्ज वॉशिंगटन एंड दूसरे, उनको एज प्रॉफिट्स, कि जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौनों के पंजे से निजात दिलाई, या जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में बिठा के, ये बाकायदा पेंटिंग्स बनाई गई, इस पे लिटरेचर लिखा गया है इस पे, कि उसी तरह से हमें ये दिया है हमारे लीडर्स ने ये कंट्री, कि हम इसको एक्सरसाइज करें अपने राइट्स इस पे. दूसरी इसमें जो नुस्खे में जो इंग्रेडिएंट शामिल किया गया वो था रिलीजन. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन में सुनाता हूँ आपको. सर, ये एक प्योरिटन पादरी था, बड़ा मशहूर आदमी है अमेरिका की हिस्ट्री में, कॉटन मैथर. ये इंडियंस के बारे में कहता है. आई विल रीड और फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको. It's about Native Americans, he says. Probably the devil had delivered these miserable savages to America in hopes that the gospel of the Lord Jesus Christ will never come here to destroy or disturb his absolute empire on them. Oh my God. अब देख लें आप, ये आपको उसने परमिट दे दिया, ये फतवा है. जी जी जी, बिल्कुल, कि ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो डेविल की औलाद है. और दो मकासद थे उसके. एक तो ये कि उसकी जो एम्पायर बननी है, लॉर्ड की एम्पायर, के रास्ते में ये लोग रुकावट हैं, और ये सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है हमारे रास्ते में, in order to establish what we want to establish, the empire of the Lord. ये सिर्फ वर्बली नहीं है बात, ये बाकायदा चर्चेस में
अखबारों में इस चीज को प्रीच किया जाता था। तो लफ्ज अमेरिकन, आई थिंक दीज आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड जो इस पे ये प्राइड महसूस करते हैं। आई एम एन अमेरिकन, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आई एम एन अमेरिकन, व्हाई शुड आई वरी अबाउट एनीथिंग। ये इनको आइडिया दिया गया कि यू आर द चोजन पीपल, यू आर द सिलेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। तुम जो हो तुम्हारे जैसा और कोई नहीं हो सकता। एक वजह तो इनकी कामयाबी जो पॉलिटिकल थी, दूसरी ये रिलीजन। मैंने बड़ा सोचा कि मैं देखूं कि नेटिव इंडियन किसी ने कुछ लिखा है इनके बारे में। मुझे एक अमेजिंग स्टेटमेंट मिली विच आई वुड लव टू शेयर विद आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। अब जरा कीप इन माइंड दैट दिस ही सेड इन 1829। ये क्रीक लीडर था एक, और बिकॉज ही वोर ग्लासेस तो अमेरिकन हिस्टोरियंस उसको स्पेक्टिकल्ड स्नेक कहते हैं। 100 साल से ज्यादा उसकी उम्र थी। और ये उसने स्टेटमेंट दी है, ये आपको किसी टेक्स्ट में नहीं मिलेगी। जरा गौर से सुनिएगा इसको। इसमें हिडन है द सीक्रेट जो आपने सवालात पूछे ना अबाउट अमेरिकन्स। यस सर। ये छोटी सी स्टेटमेंट है 1-2 मिनट की। इसमें वो कहता है, ब्रदर्स, I have listened to many talks from our great father. Great father is white man. ठीक. When he first came over the wide waters, he was but a little man. His legs were cramped by sitting long in his big boat. And he begged for a little land to light his fire. But when the white man had warmed himself before the Indians' fire and filled himself with their hominy कौन को कहते हैं, ये मक्की का जी बना के दलिया सा, उसको hominy कहते हैं। ठीक. He became very large. With the step, he bestrode the mountains, and his feet covered the plains and the valleys. His hand grasped the eastern and western seas, and his head rested on the moon. Keep in view, ये 1829 की स्टेटमेंट है जी। ये उस दौर की सारी तारीख को कवर कर गया है सर। ये आप सुने और आखिरी। Then he became our great father. He loved his red children, and he said, get a little further, lest I tread on thee. कि मैं कहीं तुम्हारे ऊपर तुम्हें पामाल ना कर दूं, थोड़ा सा दूर हो जाओ मुझसे। Brother, I have listened to a great many talks from our great father, but they always began and ended in this: get a little further. You are too close to me. Do a little more. You haven't done enough. Oh. Sounds familiar या नहीं? Oh. क्या बात है। अब ये सम अप किया है इस शख्स ने इनकी पूरी साइकोलॉजी को। तो बिल्कुल ठीक। ये है सीक्रेट जो आपको वेस्टवर्ड मूवमेंट में नजर आएगा। दूसरी बात जो इंटेलेक्चुअली इसको पुश मिली है 3 और चीजों से। ये जानना इसलिए जरूरी है कि I don't know how long they will be in the same status which they have enjoyed since the close of the Second World War. 100 years से ज्यादा मैंने किसी को नहीं देखा हिस्ट्री का स्टूडेंट होने की हैसियत से। ग्लोरी कभी कभी 100 years, 150, 200 बन जाते, इससे ज्यादा किसी ने नहीं आज तक किया। नहीं किया। ठीक। तो इनके 100 years होने वाले हैं in the next 20-30 years.
अब सूरत ये है कि 3 आप चीजें अगर याद रखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड नॉट ओनली अमेरिकन हिस्ट्री बल्कि अमेरिकन एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हुआ। पहली बात, एक इनका प्रेसिडेंट था जेम्स मनरो। जी जी। उसने एक दी चीज जिसको मनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। मनरो डॉक्ट्रिन क्या था? मनरो डॉक्ट्रिन ये था कि ये जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, जी जी। इससे आप यूरोपियंस को कह रहा है आप जरा दूर रहें, इसमें इंटरफियर ना करें। साउथ अमेरिकन ने इसको चैलेंज किया कि ये सच बोल रहा है। तो चिली के एक आदमी का बड़ा क्लासिक फिक्रा था, वो कहता है बी केयरफुल, don't think they are including us when they stay away from America, because they call themselves Americans, not anybody else. Wow. आप मैक्सिको वाले भी तो अमेरिका में रहते हैं। हाँ जी। कैनेडियंस भी अमेरिका में रहते हैं। But they're not Americans. ब्राजीलियन, चिलियन, अर्जेंटीनियंस, कितने कंट्रीज हैं, पनामन्स, आप यू कैन स्टार्ट काउंटिंग, हॉन्डुरस के सब लोग ये हैं। But Americans, when you call somebody, you don't talk about North American or South American continent. Oh yes. You talk about the citizens of the United States of America. Yes. दूसरी इसमें जो इन्होंने कैविएट किया वो ये था कि एक्सेप्शन सिर्फ अंग्रेजों की रखी। ये एक अमेजिंग आपको पार्टनरशिप नजर आएगी, which needs to be understood. कभी कभी मुझे लगता है कि अंग्रेजों की एक लॉबी थी उनके कंट्री में जिन्होंने कहा कि इनको आजाद कर दो, कुछ नहीं, ये जाएंगे कहाँ, हैं तो हमारे भाई भतीजे ही, they will have the same institutions as we have, तो भाग के कहीं नहीं जा सकते। Excuse me 1 minute, let me have some water, then I will resume. हाँ जी, फॉकलैंड आइलैंड्स की मिसाल उसने दी कि अगर ये वाकई नहीं चाहते किसी यूरोपियन कंट्री को आना इधर, तो फॉकलैंड में क्यों, फॉकलैंड तो अभी तक अंग्रेजों के पास है, उस पे क्यों इन्होंने इजाजत दी है उसको। ये मनरो डॉक्ट्रिन जो था ये बाद में एक और स्लाइटली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टू सम एक्सटेंट फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन में तब्दील हो गया, जिसको अमेरिकन हिस्ट्री में कहते हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी। सुना होगा नाम आपने? हाँ, अच्छा ये क्या है? ये वो है जिसको हम मशीयत एज़दी कहते हैं, जो कि जाहिर हो गई है। एक मशीयत एज़दी वो होती है जो हमें नजर नहीं आती, जो हम कहते हैं कि जो कुछ होगा वो जानता है। ये वो है मैनिफेस्ट डेस्टिनी जो जाहिर हो गई है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम ना कर रहे होते तो अल्लाह ताला हमें इतनी प्रॉस्पेरिटी ना देता। हम अक्सर वो कलाम पाक का एक फिक्रा है जिसको हम इज्जो मंतशा व तुजिल्लो मंतशा, जिसको हम अक्सर गलत मौकों पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वही इन्होंने किया कि हमें जो अल्लाह ताला ने कामयाबियां अता की हैं इतनी ज्यादा, कहाँ वो 13 कॉलोनीज ईस्ट कोस्ट के ऊपर, खाने को कुछ नहीं होता था, सर्दी इतनी थी, और कहाँ के हम अब वार्म वाटर्स में हवाई तक पहुंच गए हैं, गुआम तक चले गए हैं, पूरी दुनिया में हम मौजूद हैं। ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी became a part of their psyche,
became a part of their foreign policy also. फिर एक पीएचडी का थीसिस आता है, ऑथर है उसका फ्रेडरिक जैक्सन टर्नर। उसने एक किताब लिखी, द फ्रंटियर इन अमेरिकन हिस्ट्री, कि आज तक बड़ा दिल पसंदीदा टॉपिक है बड़े हिस्टोरियंस का और आइडियोलॉग्स का खास तौर पे। वेयर इज द अमेरिकन फ्रंटियर? 13 कॉलोनीज का था, वो बढ़ता गया आगे वेस्टवर्ड, जहां तक आखिर उसने पैसिफिक ओशन पे जाके रुका। लेकिन रुका नहीं, ऊपर नीचे देखा, ऊपर नजर आया इनको अलास्का, वो इन्होंने खरीद लिया। आगे अराउंड वाटर्स आपको हवाईयन आइलैंड्स आए, दे ऑक्यूपाइड दैट, बट दे स्टॉप देयर? नो। ये फिर हमें रिजाउंड करेगा, ये जो 9/11 कमीशन रिपोर्ट है उसमें आपको नजर आएगा कि हमारे फ्रंटियर्स जो हैं, they are not confined to the land that we call the United States of America. Yeah. Our frontier lies wherever our interests lie. Yeah. अगर हमारा इंटरेस्ट यूक्रेन में है, that's where our frontier is. अगर अफगानिस्तान में है, that's where our frontier is. अगर सीरिया में है, अगर लीबिया में है, any place where there is our interest, that's where our frontier lies. And to guard our frontier and to defend our frontier is our right. ये 3 चीजें अगर आप समझ लें, तो फिर आपको नजर आ जाएगा कि yes, that was the secret of. उसमें ये नहीं कि अगर आपने किसी से कुछ वादा किया है तो उसको पूरा करेंगे। No. You conclude treaties, you violate them. Yeah. और अमेरिकन कल्चर में इट्स क्वाइट कॉमन, इनके फिक्शन में, इनकी हिस्ट्री में। आप गए हैं किसी के घर पे कब्जा करने, तो वो कहेगा, बट यू प्रॉमिस्ड मी प्रोटेक्शन, यू प्रॉमिस्ड मी दैट इफ आई डू दिस यू विल नॉट ऑक्यूपाई माय हाउस। तो बड़े हल्की सी स्माइल से जवाब देगा, ये नहीं कि अगर आप वादा किया है तो उसको पूरा करेंगे। तो मैंने झूठ बोला था तुम्हारे साथ, एंड दे विल गेट अवे विद दैट। ये हमें इनकी फॉरेन पॉलिसीज में, और इसकी क्लासिक एग्जांपल है जितने इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं विद द नेटिव अमेरिकन्स, उससे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने किस हद तक इवन अपने एग्रीमेंट से उन्होंने किए हुए थे उनको ऑनर किया है। एंड दे वर नॉट, वो एक अलग हिस्ट्री है, उनके साथ इन्होंने क्या किया। जेनोसाइड और मैसेकर ये मामूली लफ्ज हैं। हाँ जी। ये लफ्ज वो हैं जो हमें चूंकि मिले नहीं इनके अलावा कोई और ऐसे लफ्ज, हाँ जी, तो हम यही करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन वाइप आउट कर दिया बिल्कुल टोटली उनको जी ऐसे। और फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीकों से किया। लेट मी सी इफ आई कुड रीड समथिंग। मैंने काफी इस पे कलेक्ट किया था आपके लिए कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि व्हेन वी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल फील, तो उसमें यही होता है कि आप देखें तो सही इन्होंने कहा क्या है एक दूसरे के बारे में, क्या कहा है इन्होंने, कैसे बात की है इन्होंने। तो उसमें वरना नेक्स्ट जो होगी उसमें ये मैंने किया था। हाँ, ये तो मैंने आपको शायद सुना दिया है।
ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं. We have it in our power to begin the world all over again. A situation of a new world is at hand. Anything similar to what is happening now has not happened since the days of Noah. So it is the birthday of a new world. ये तो था ना एक इनका स्कॉलर. अब इब्राहिम लिंकन ये क्या फरमाते हैं? This world deserved the United States as the last best hope of earth. तो इसलिए ये चीजें जो जब आप पढ़ते हैं कि this is how they thought of themselves, तो वो फिर कोई ऐसी बईद नहीं है जो कुछ इन्होंने किया. जी सर. Whatever they did to the people, other people than the people that we call non-white Americans. Sir. अक्सर ये इनके जो स्कॉलर्स हैं, जो इनके फिलोसफर्स हैं, वो और ये मेरा उनके साथ एक तरह से एक इंटरेस्टिंग जो कमेंट होता है, थोड़ा सा है with satire. कहते हैं you look at our constitution, it says we the people. मैंने कहा yes I do. Look at the signatures. Who are the people who have signed it and called themselves we the people? Is there any non-white amongst those signatories? No. Do you define who the people are? Anywhere? We the people are the signatories. Oh yes. जब मैं कहता हूं कि ये मेरी तरफ से ऐलान है तो वो या हमारी तरफ से है, तो हमारे में वो लोग आएंगे जिनके नीचे दस्तखत हैं. जी बिल्कुल. तो इसलिए we the people का मतलब था white lords who had emancipated these 13 colonies from the British. The rest did not count. बड़े उसमें ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलेंगी. एक वोट है आदमी का. औरतों को तो उस वक्त वोटिंग इस काबिल नहीं समझी जाती थी औरतें के वो वोट में. लेकिन अगर एक काला है और गुलाम भी नहीं है, तो क्या हम उसका एक वोट शामिल करें? उसमें एक चैप्टर है इनकी तारीख का which is called मिसूरी कॉम्प्रोमाइज. Which compromise, sir? मिसूरी एक एरिया. Missouri. All right. मिसूरी कॉम्प्रोमाइज. Yes sir. कि कॉम्प्रोमाइज ये कर लो कि अगर 3 काले हैं तो उनको 2 समझा जाएगा. सही. और दे शुड बी फ्री, नॉट स्लेव्स. स्लेव्स को तो वोट देने का हक ही नहीं है. और ऐसे तजुर्बे हुए हैं कि आपको दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलेंगे. Exactly sir. The worst form. जी. Yeah. So these are some of the important points to remember about how they expanded from 13 colonies to 50 states. अच्छा, उसमें बहुत कुछ था. उसमें ना सिर्फ ग्रैबिंग द लैंड था, जैसे उसने इसको इन्होंने स्पेक्टिकल स्नेक कहा कि भाई थोड़े से दूर हो जाओ और दूर चले जाओ और दूर चले जाओ, मेरे पास जगह काफी नहीं है. वो जगह ढूंढनी. उसके बाद फिर ये गोल्ड रश एक शुरू होता है. इनको जब पता चला कि कैलिफोर्निया में और नेवाडा में और आइडाहो में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे गोल्ड है. जी सर. So then they started going towards the west. जी एग्जैक्टली. फिर मिशनरीज आए. अच्छा, फिर अब हम
पता नहीं आपके पास कितना टाइम है. Do we have time to discuss the constitution and society or not? जी, कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस पे सर हम एक सेशन और करेंगे. ठीक है. और वैसे भी ये हमारी एक लिसनर है अलीशा इमैनुअल, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि सर से कहें कि एक हिस्टोरियोग्राफी पे एक सेशन, अमेरिकन हाँ, हिस्टोरियोग्राफी बिल्कुल, एक बिल्कुल. सेशन, वो बिल्कुल हम बाद में कर लेंगे सर. डेफिनेटली करेंगे अमेरिकन हिस्टोरियोग्राफी पे, क्योंकि यही तो चीज है जी सर. जो हमें बताएगी कि हिस्टोरियोग्राफी इसलिए कोई अमेरिकन हिस्ट्री में रिवाइज्ड हिस्ट्री जो है ना, बहुत कम लोगों ने काम किया है, लेकिन हुआ है काम. जी जी. और अभी हो रहा है. दिस वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट, एक पूरे सेशन में हम आपको बताएंगे जी सर. कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है ये सब कुछ जो कुछ अमेरिकन ने किया है इन द वर्ल्ड. जी जी जी. और बड़ा ब्रिलियंटली किया है. वी शुड गिव क्रेडिट टू देम फॉर दैट. ग्रेट. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर. एक्सपेंशन ऑफ दीज 13 कॉलोनीज जी सर. टू अदर्स. जी जी. अच्छा, उसमें जो आपको चीज नजर आएगी वो ये आएगी कि लैंग्वेज, रिलीजन, जी सर. स्किन का मसला था कि लोग चेंज नहीं कर सके. बड़ी कोशिश की, नहीं हो सकी. काला है या को ब्राउन है या जिसको ये रेड कहते हैं या येलो कहते हैं, उसने सब कुछ कर लिया. उसने इनकी जुबान सीख ली. वो चर्च में भी जाने लग गया. वो रिस्पेक्ट भी करने लग गया अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस की. बट ही नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी. इसलिए कि वो विजिबली डिफरेंट था इनसे. और आज तक ये चीज है. ये इसलिए ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ना, ये दे स्पीक अ लॉट अबाउट हाउ यू लुक एट द अदर्स. पहले ये इनको नीग्रोज कहते थे, ब्लैक्स को. और इंडियंस के लिए तो मैंने आपको बताया ना जो नाम है, कोई कि ये डेविल की औलाद है, ये सैवेजेस हैं, उनके लिए तो कोई इंसानी लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं. उसके बाद आ गया ब्लैक का लफ्ज. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये भी डेरोगेटरी है. फिर कहने लगे अफ्रीकन अमेरिकन. अच्छा, आज आप जाएं अमेरिका में तो पूछेंगे कि oh, you want to go to that? Or, oh, that is Hispanic American area. And there most of the people, they speak Spanish or they are of Spanish origin. That, oh, that is a population in Brooklyn. Yeah, you are talking about Pakistani Americans or Indian Americans. Indian Americans mean South Asian. और मैंने एक आदमी से पूछा, एक आई थिंक मैं फिलाडेल्फिया में था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, कि ये सब के आगे तो तुमने लगा दिया है, ये यूरोपियन अमेरिकन नहीं है यहाँ पे कोई. कहता नो, बिकॉज दे आर रियल अमेरिकन. अब इसको आप क्या किस तराजू में रखेंगे? रेसिज्म की तराजू में रखेंगे या टर्मिनोलॉजी के तराजू में रखेंगे आप इसको? ये चीजें जाननी बड़ी जरूरी हैं, ये टर्मिनोलॉजीज जानना. और देखो, again going back to what I have always said, कि दुनिया में हम किसी से करीब हो सकते हैं, किसी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है. उसमें दो फैक्टर्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कीप इन माइंड, दे प्ले अ पार्ट. नेचर एंड हिस्ट्री. कुदरत ने आपको वास्ट एरिया दिया है, जमीन दी है, जहां मर्जी घोड़े दौड़ाएं, जो मर्जी करें. दूसरी तरफ आपको एक छोटा सा कोना मिला है, वही आपकी सारी जिंदगी है, वही आपकी लाइफ है. दोनों की सोच में फर्क होगा.
आपने कब्जा किया है जो कुछ है because of grabbing land from others, killing, eliminating the other settlements. That will become a part of your thinking, part of your character. That will be the key to success in future also. ये अगर आप चीजें ज़हन में रख लेंगे तो बहुत हिस्ट्री की आपको पजल्स जो है ना, जो नॉट्स हैं जो अक्सर नहीं खुलती, जैसे आपने कहा कि जो लोग परसिक्यूट होते हैं वो क्यों परसिक्यूट करते हैं, जो कॉलोनाइज्ड खुद हो वो दूसरों को कॉलोनाइज क्यों करता है, जो मजलूम हो वो जुल्म क्यों करता है किसी दूसरे पे। इसका जवाब आपको इन तमाम चीजों में आ जाएगा इफ यू कंबाइन दीज टू थिंग्स। हम पे इंप्रेशन होता है, उसके दो असरात मुरतब हो सकते हैं पॉसिबली। एक ही असर मुरतब हो सकता है कि इज ही गोइंग थ्रू द सेम ट्रॉमा दैट आई वेंट थ्रू। उसमें अगर मैं को आप निकाल दूं, मेरे साथ इसलिए हुआ था कि मैं तो बड़ा सुपीरियर था और बाकी ये सब इन्फीरियर लोग जो थे दे वर जेलस ऑफ मी। So then this lesson ends there and I become a worst human being than the ones who treated me like that. अगर मैं वहां कहूं कि नहीं, I was different, that's why I was treated like that. Not necessarily superior or inferior, no, different. Am I treating this person who is different from me in the same way that I was treated? ये भी मुमकिन है लेकिन ये बहुत कम होता है जी। और उसमें फिर आते हैं आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपकी कल्चरल सुपीरियोरिटी, ये तमाम चीजें। बिकॉज इफ यू गिव वेटेज टू व्हाट दैट मैन थिंक्स, आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा आपके सिस्टम ऑफ लाइफ में और सोसाइटी में उसको। जी बिल्कुल। यू डोंट वांट इट, देन यू आइदर चेंज इट, आस्क हिम टू चेंज इट। वो एक बंदा था, उसने स्कूल बनाए नेटिव इंडियंस के लिए। उससे किसी ने पूछा कि ये क्या करना चाहते हो तुम? कहते यू विल सी व्हेन देयर विल बी नो इंडियन लेफ्ट, आई वांट टू किल देम ऑल। ओह माय गॉड। अच्छा, ये बाकायदा उसकी स्टेटमेंट है। एक स्कूल, उसने फिर बताया कि हाउ विल आई किल देम, I will take out the Indianness from them. Yeah. तो वो कहने लगा, how can you do that? They will wear ties and they will speak English language. They will go to the church, but still they will not be like us. कहता है they won't be able to go back to their settlements either. They will become irrelevant to both societies. हमारी सोसाइटी में भी irrelevant होंगे, उनका भी। तो उनका तो इलाज डेथ ही है, उसके अलावा और क्या है। तो एक ये है कि अपने कल्चर को इतना इम्पोज कर दो दूसरे के ऊपर कि वो हाफ ब्रीड लगे। हाफ ब्रीड इज अ abusive word in American dictionary. लेकिन अगर एक काले की और गोरे की शादी होती है तो उसमें से जो बच्चे होंगे वो हाफ ब्रीड ही होंगे, उनको हाफ ब्रीड ही कहेंगे। वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। बड़े बुरे बुरे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मलाटोज और पता नहीं क्या क्या कुछ उनको कहते हैं ये। तो इसलिए ये इस सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी हिस्ट्री बड़ी मुख्तसर है। 13 कॉलोनी से लेके अगर आप 1776 से भी पढ़ें तो a little more than 200 years. और इन 200 years को आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि how this little man who came in his baggy trousers, cramped legs, not have anything to eat, was bitten by cold. How he sought help from the Native Americans. Fire, turkey, corn, bread,
Suddenly then how he became big, so big, so overpowering that he could not even offer a shadow to those who had given him refuge. Yeah. ये है the ऐसे sum जी of सर, our discussion. जी सर, बिल्कुल। इसमें सर एक साजिद साहब का एक क्वेश्चन है, साजिद गौरी साहब का, जी वो इंडिपेंडेंस के हवाले से कि जी हमने भी इंडिपेंडेंस ली और अमेरिकन्स ने भी इंडिपेंडेंस ली, हमारा क्या हाल है और उनका क्या हाल है, और सर ये कॉलोनाइजेशन के हवाले से भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोज हु कॉलोनाइज्ड अमेरिका, बेसिकली वो जो क्लास इमर्ज हुई उसने ही फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया। मुझे ऐसा लगता है सर नेटिव अमेरिकन तो आज भी अमेरिका में उसी मिजरी में है, यानी और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ने या साउथ एशियन पीपल ने एक रिटेलिएट किया, एक रेजिस्टेंस दिखाई और इंडिपेंडेंस ली, और वो उसकी कीमत भी वो भी उसकी कीमत आज तक अदा कर रहे हैं। यानी उधर नेटिव अमेरिकन भी पिस रहे हैं, इधर वो किसी और तरीके से, और इधर इंडियंस जो हैं या साउथ एशियन पीपल जो है वो भी पोस्ट कॉलोनियल फेज में अभी तक उस कॉलोनियल डॉक्ट्राइन से बाहर नहीं आ सके। सर इस पे जरा कमेंट कीजिए। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज कॉल्ड, ये आपकी सिर्फ बॉडी सफर नहीं करती अंडर कॉलोनियलिज्म, क्या सबसे ज्यादा जो चीज सफर करती है वो माइंड होता है, एग्जैक्टली थिंकिंग आपकी. वो जो मैंने आपको मिसाल दी ब्रैड के स्कूल की, जी इंडियन सर, के लिए स्कूल जो था, जी जी जी, उसकी यही थी कि इनको इररेलेवेंट कर दो. किल कर देंगे, बिल्कुल ठीक सर। हाँ, यू बिकम इररेलेवेंट टू योर ओन सोसाइटी. आपकी जो एलीट है साउथ एशिया की, जी खा सर, वो बंगाली हो, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, जी जी, is it relevant to the common man of these three countries? Do they behave or do they live like a common man of these three countries live? no, Ask this question. yes, If not, then what has gone wrong? What has happened? आज भी आप अप्रूवल किससे चाहते हैं of being a successful government? From your own people or from Washington DC, London and Berlin and Paris? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है you are a colony still. ठीक है, आपने अपना झंडा बना दिया, अपना एंथम बना दिया नेशनल, लेकिन आपके तमाम इंस्टीट्यूशंस आपने वो रखे हैं. और मैं आपको ये एक और मिसाल देना चाहता हूँ. आई एम श्योर मैनी ऑफ यू जो सुन रहे हैं, दे मस्ट हैव विजिटेड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कोई ना कोई गया होगा. दे आर नाउ फ्री. देयर इज नो मोर सोवियत यूनियन, बट देयर कल्चर, has it regenerated the way it was, or it is still hangs between Russian culture, Russian language and their local things? ये होता है. It's impact of colonialism. वो एक जर्मन ऑथर है, उसने बड़ी खूबसूरत बात की है. उसका एक मैं पढ़ रहा था, 10 पे उसने लिखा है एक नॉवल. उसमें उसने एक बड़ा अजीबो-गरीब फिक्रा लिखा है, वो मैं आई वांट लाइक टू शेयर विद यू. कि कुछ लोग कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म का असर हमारी स्किन पे होता है, द वे वी ड्रेस अप, द वे वी बिहेव. नहीं, कहता है इसका असर आपकी हड्डियों के गूदे तक जाता है. इट इनफिल्ट्रेट्स इन यू टू दैट. उसके लिए unless you start decolonizing yourself, yes, unless you start cleansing yourself, आप नहीं हो सकते. उसके असरात बाकी रहेंगे, और नहीं किसी सूरत में बाकी रहेंगे. आपके टेस्ट चेंज हो जाएंगे. देखिए, ये ज़हन में रखिए बात आप. और आप, we belong to a very rich cultural heritage. sure, लेकिन आप देखें, कभी गौर करें मेरी इस बात पे, हमने उसको भी खानों में तकसीम कर दिया है, उस कल्चर. बिल्कुल.
आज पंजाबियों की शाम है, आज सिंधियों की शाम है, आज बलोचों की शाम है, आज पठानों की शाम है, आज कश्मीर डे है, आज हमने बारबेक्यू करना है, आज हमने कोई दाल रोटी खानी है, पानी पीना है तो इनका बना हुआ पीना है, कपड़े पहनने हैं कौन से, वाह वाह आज तो आपने अपना कौमी लिबास पहनना है। यानी हमने इसमें भी, इसका मतलब है आम लिबास नहीं है वो आपका। हाँ जी। जब आप किसी चीज को डिस्टिंग्विश करते हैं ना, आप आज तो कमाल है भी, आज तो कौमी लिबास पहन के आए हैं, तो इसका मतलब है आपकी कौम का लिबास जो है वो आपका नॉर्मल लिबास नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ये इंटरवेंशंस होती हैं, लेकिन यही होती है ट्रू एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये कल्चरल कॉलोनियलिज्म होता है। ऐसे ही, वाह, कि आप रहेंगे वही जो है, मैंने बताया ना। अब ये मैं आपको एक अजीबोगरीब बात बता रहा हूँ, मैंने देखी है, ये खुद एक्सपीरियंस की है सर। हमारा जो पाकिस्तानी जी सर, फेयर स्किन्ड है जी जी, या ब्लू आईज हैं उसकी, जी जी, अगर कोई उसको कह दे कि यू आर यूरोपियन, तो वो कभी नहीं कहेगा कि नो आई एम नॉट, आई एम पाकिस्तानी। जी जी जी, वो प्राइड लेगा इसमें कि मुझे प्रमोशन हो गई है। चित्राल या सवाद से तो मैं था, लेकिन अब मेरी प्रमोशन होगी, अभी कहते हैं कि तू तो जर्मन है, तू तो फ्रेंच है। तो मैं उनको बताता हूँ, यार वो नीचे देखो स्पेन वाले, वो हमारी तरह उनकी शक्लें सूरतें हैं। यूनान में चले जाओ, इटली में चले जाओ, लेकिन चूंकि ना यूनान ने हम पे हुकूमत की, ना इटली ने की, ना स्पेन ने की, हम पे उस गोरे ने की जिसकी आंखें ब्लू थी, जिसके बाल ब्राउन थे या ब्राउन थे, और एक खास स्टाइल से वो गुफ्तगू करता था और रिहाई शक्ति रखता था। हमने अपना पूरा सिस्टम उसके पैटर्न पे चेंज कर दिया, हमने अपनी रिहाइश गाहें उसकी तरह बना दी। जी जी जी, which do not fit our culture and our climate। जी जी जी, इसलिए जब आपको गर्मी ज्यादा लगती है, जी जी, वो गांव आपको याद आते हैं, देहात याद आते हैं जहाँ बचपन गुजरा था आपका। अच्छा, कि उस वक्त एसी तो छोड़िए, बिजली भी नहीं होती, बिजली भी नहीं थी। जी सर, जी सर, ट्रू जी। तो ये जो होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती है, ये is more dangerous than political subjugation। ऐसे ही सर, ऐसे ही। ये सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप किसी से ये कहें ना कि तुम मिक्स ब्रीड हो, या तुम मतलब यूरोपियन कहना मीन सर कि यू आर अ मिक्स ब्रीड, तो वो उसके लिए जो गाली होनी चाहिए वो उसमें प्राइड ले रहा है। एग्जैक्टली। और इसमें मैंने तो सर ये अर्ज करता हूँ कि चूंकि मैंने तो ये सिलसिला शुरू किया था अपने सीखने के लिए, और वो बात मुझे अब बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। तो मेरा यही ख्याल था कि मैंने जो सर से सीखना है तो क्यों ना सारे दोस्त उसमें शरीक हों। तो एक सर आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया अभी, डीकोलोनाइजेशन का। सर ये मैं मतलब इसमें ना बड़ा ही इंटरेस्टेड हूँ कि ये डीकोलोनियलिटी की पूरी डॉक्ट्राइन सर, इसे काइंडली आप अनफोल्ड करें। क्यों ना सर कमिंग सेशन वो जो हिस्टोरियोग्राफी वाला है वो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन सर हम डीकोलोनाइजेशन और डीकोलोनियलिटी पे करते हैं सर। एक्सीलेंट, गुड आइडिया। डॉक्ट्राइन है, और मतलब ये कि इंडिया में तो डीकोलोनाइजेशन की डिबेट चल निकली, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये डिबेट अभी तक निकली नहीं है जी। और शायद इसकी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, इस पे भी हम सर बात करेंगे। तो ये सर आपने जो चूँकि लफ्ज़ बोला तो मुझे ऐसे स्ट्राइक किया कि क्यों ना सर एक सेशन हम डीकोलोनाइजेशन पे करें। ठीक है। तो ऐसा ही है दोस्तों कि अगला सेशन हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम डीकोलोनाइजेशन पे करते हैं। उस हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।
हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एड्रेस करें। इरम साजिद साहबा का भी एक सवाल था, मेरी बहन आपका क्वेश्चन राइटली एड्रेस हो गया इसमें, इसलिए मैंने नहीं उठाया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर डीकोलोनियलिटी और डीकोलोनाइजेशन की डॉक्ट्राइन के मुकालमे के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। सर आपका बहुत शुक्रिया। ये सर ये जो मुकालमा तारीख़ है, इसने वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी एकेडमिया को, हमारी जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, उसे इन्फ्लुएंस किया है। उम्मीद है इसकी बहुत दूर रस नताइज होंगे। शर्त यह है दोस्तों कि आपके पास किसी को देने के लिए बेहतरीन चीज़ जो है इस दौर में वो इल्म है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करते जाएं और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें, आबाद रहें और इल्म की शमा को जहाँ तक हो फैलाते जाएं। सर आपका बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।